Okay, so बच्चे लोग first session of new topic that is hydrocarbons. It goes without saying one of the most important topics of entire organic chemistry. अगर आप 11th भी 12th भी सब मिला के भी देखो तो one of the most important topics है. हमने बहुत in depth basic principles को cover किया, right? We did how to classify, how to write the structures, what are functional groups, IUPAC का nomenclature, aromatic compounds, all those things. सारा हमने किया. बट वहाँ पर हमने आइडिया ये देखा था बेसिक प्रिंसिपल्स में कि इंटरमीडिएट्स कैसे होंगे, कार्बोकेटायन कार्बन आयन कैसे बनेंगे, ऑल दोस थिंग्स वी डन, है ना, और आइसोमेरिज्म कैसा दिखेगा, राइट? पर वहाँ पर रिएक्शंस नहीं किए थे, राइट? केमिकल रिएक्शंस जो है वो आपके यहाँ से चालू होते हैं. पहली बात तो भाई यहाँ पे जो एक्चुअल ऑर्गेनिक के केमिकल रिएक्शंस है वो इस चैप्टर से शुरू होंगे. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो बेस है, जो पेरेंट कंपाउंड्स हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो इस चैप्टर में अपन कवर करने वाले हैं. कौन से? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो ये चैप्टर टेक्निकली ये बड़ा टॉपिक है. अगेन ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एल्केन अलग, एल्कीन अलग, एल्काइन अलग और एरोमेटिक कंपाउंड. तो इट्स लाइक स्टडीइंग 4 डिफरेंट टॉपिक्स और 4 डिफरेंट चैप्टर्स इन 1, राइट? बट अगर आपने ये पहला वाला बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये हाइड्रोकार्बन, ये 2 टॉपिक ढंग से कर लिए ना, आपकी ऑर्गेनिक की पूरी बेस रेडी. फिर आपकी बेस कोई नहीं हिला सकता. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग क्लास 11 में ऑर्गेनिक में ये 2 ही टॉपिक है. ये 2 में उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है. ठीक है ना बच्चों? चलो शुरू करते हैं. तो हाइड्रोकार्बन एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअली बेसिक्स वाले चैप्टर में हमने ये पार्ट क्लासिफिकेशन में कवर कर लिया था. रिवाइज कर लेते हैं. क्या है हाइड्रोकार्बन? कार्बन प्लस हाइड्रोजन, बरोबर ना? एक कार्बन के पीछे 4 हाइड्रोजन मिल सकते हैं अगर सैचुरेटेड बॉन्ड होगा तो. मतलब कार्बन का सिंगल 4 बॉन्ड बनेगा तो 4 हाइड्रोजन लगा सकते हैं. ऐसे हमने कौन सा कंपाउंड पढ़ा था गधे बच्चों? मीथेन, है ना? फिर मीथेन के भाई बहन थे ना, पूरी फैमिली थी मीथेन की. क्या बोला था उसको, याद है? होमोलॉगस सीरीज. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, बोला था ना. तो ये हाइड्रोकार्बन क्या थे? द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, ये हो गया आपका डेफिनेशन. मार्क करके रखो. चलो सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे, आई होप सो प्रॉपर्ली मार्क कर लो. दैट इज डेफिनेशन. सिंपल. ओके, आराम से इजी. अब क्लासिफाई करते हैं. तो हाइड्रोकार्बन को हमने क्लासिफाई किया था एज ओपन चेन, दैट इज एलिफैटिक, ऑल्सो कॉल्ड दूसरा नाम क्या लिखवाया था मैंने? असाइक्लिक, है ना? क्या नाम लिखा था? असाइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड लिखा था हमने. यहां पर ऐड कर दो, यहां पर ऐड कर दो. जिनको पुराना चैप्टर याद नहीं है, मैंने कहा था, मैंने ऐप पे सारे वीडियो डाले हुए. आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा. सॉरी फॉर दैट. देन यू हैव साइक्लिक. तो एसाइक्लिक, साइक्लिक ऑब्वियसली ओपन चेन. और दूसरे वाले को क्या लिख सकता हूं? एसाइक्लिक को ओपन चेन बोला तो साइक्लिक को क्या लिख सकता हूं बच्चों? क्लोज चेन. टेक्स्ट बुक वाले स्मार्ट है. ओपन चेन क्लोज चेन भी नहीं लिखा है. एक को ओपन चेन लिखा है, दूसरे को साइक्लिक लिखा है, तो दोनों मेंशन कर दो. ओके, तो ओपन चेन में हमारे पास 2 कैटेगरी थी. सैचुरेटेड विच वर ओनली एल्केन्स, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सॉरी गला बहुत खराब है आज. एल्कीन और एल्काइन. अनसैचुरेटेड. एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, है ना? कार्बन टू कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे? एल्कीन. ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे? एल्काइन. सबको पता है ये बात? यस. ओके, उसके बाद क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक और दूसरा कैटेगरी था एरोमेटिक, है ना? क्लोज चेन में अलग था ना कैटेगरी, एलिसाइक्लिक था, एरोमेटिक था. फिर उसमें होमो एंड
हेट्रो, होमो एलिसाइक्लिक, हेट्रो एलिसाइक्लिक, होमो एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक। यहां पर ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके दे दिया, पिछले चैप्टर में अलग दिया था, यहां अलग दे दिया। पर अपन क्या करेंगे, मैंने आपको जो टेबल लिखवाया था पिछले टॉपिक में, अपन वही फॉलो करेंगे, ठीक है ना, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, सो नाउ डायरेक्टली लेट्स गो टू द जंप टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर that is called basically alkanes। ठीक है, अभी alkanes में सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहां पर लिखेंगे also called, आई होप स्क्रीन पे सबको क्लियरली दिख रहा होगा, also called paraffins। also called why what? also called paraffins। अभी पैराफिन वैक्स, ये नाम बहुत कॉमन है, सबने सुना होगा। पैराफिन वैक्स वो होता है जिससे आपकी कैंडल, मोमबत्ती वगैरह जो होती है ना, वो बनती है, ठीक है। नाउ पैराफिन क्यों कहा जाता है एल्केन्स को? व्हाई आर दे कॉल्ड पैराफिन्स? दैट्स द मेन क्वेश्चन हियर। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है एंड दे हैव लेस अफिनिटी फॉर अदर कंपाउंड्स। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते एल्केन्स जो हैं, उसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, खत्म, और वो भी सब सैचुरेटेड बॉन्ड है, तो ये बहुत रिएक्टिव नहीं होते। तो इनकी जो अफिनिटी है फॉर अदर केमिकल्स वो काफी कम है। तो पैराफिन लेस अफिनिटी, समझ रहे हो? अफिनिटी मतलब समझते हो, लगाव। हिंदी में अपन कहते हैं अफेक्शन, इंग्लिश में अफेक्शन कहते हैं, हिंदी में लगाव कहते हैं। तो इट्स अफिनिटी इज लेस, दैट इज व्हाई पैराफिन। ठीक है बच्चों, हाउ डू यू डिफाइन एल्केन? लेट्स सी द केमिस्ट्री डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन जो है वो ये है, दे आर एलिफैटिक एंड सैचुरेटेड। क्या बात समझ पा रहे हो? एलिफैटिक क्यों बोलो, एक एक वर्ड का मतलब समझो। एलिफैटिक क्यों? ओपन चेन। एलिफैटिक पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, सर कैसे ये कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड है। सैचुरेटेड का मतलब सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल, डबल की ट्रिपल? गधे बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का तो सिंगल बॉन्ड होता ही ऑफ कोर्स है ना, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके, दे आर कॉल्ड एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों? क्योंकि भाई इनमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही है और दे कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये बात क्लियर है? यस बच्चों, नाउ आई वॉन्ट यू टू राइट दिस डाउन। इसको इस तरह से लिखना है आपने, एक पेज ले लो, फ्रेश पेज ले लो और वहां पर इस तरह से लिखो, एल्केन्स, एल्कीन्स, एक टेबल ऐसा बना लो छोटा सा, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, कॉमन नेम का फॉर्मेट, IUPAC नेम का फॉर्मेट और जनरल फॉर्मूला, तीनों लिख के देंगे। जैसे कि एल्केन में उनका कॉमन नेम भी एल्केन है और IUPAC नेम भी एल्केन है। कैसे? मीथेन को कॉमन नेम में भी मीथेन बोलते हैं, IUPAC में भी मीथेन बोलते हैं ना, कुछ अलग बोलते हैं क्या? नहीं ना, मीथेन इज मीथेन, राइट? अभी आपको मैं बोलूं अच्छा ये बताओ ये क्या है, C2H6, तो इथेन ही बोलते हो ना इसका। इसका और कोई नाम सुना आज तक आपने? मैंने आपको इतने सारे लेक्चर पढ़ा दिए, एक भी कभी नाम सुना अलग? नहीं ना, लो नहीं सर इसको तो इथेन ही बोलते, तो कॉमन हो या IUPAC एक ही बात है। एल्केन का क्या है, कुछ नहीं है। पर एल्कीन जब अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना, मैं अभी से क्यों बता रहा हूं तो कंपैरेटिवली समझ में आता है अच्छे से। हाँ, एल्कीन जब पढ़ेंगे ना तो उसका कॉमन नेम एल्कीन नहीं है बच्चों, उसका कॉमन नेम है एल्किलीन। क्या है कॉमन नेम? कॉमन नेम क्या है? एल्किलीन। एल्कीन जो हम बोलते हैं वो IUPAC बोलता है। ठीक है, तो ये जो नाम आप लिखते हो एल्कीन, वो एक्चुअली कौन से कैटेगरी का नाम है, कौन से फॉर्मेट का नाम है? वो IUPAC फॉर्मेट का नाम। ठीक है, एल्काइन में भी उसका कॉमन नेम जो है ना वो एल्काइल एसिटिलीन है। क्या नाम है? एल्काइल
एसिटिलीन और IUPAC है एल्काइन। एग्जाम्पल से समझाता हूं, इजीली समझ में आएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम अब बोलोगे सर इथीन होना चाहिए, क्योंकि एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड दिख रहा है। अंधे थोड़ी अपन, अपने को दिख रहा है ना डबल बॉन्ड। यस, इथीन नाम है, दो कार्बन मतलब इथ, और डबल बॉन्ड है तो इथीन, सही बात है। लेकिन कॉमन नेम क्या बोलता है कि इसका नाम इथिलीन बोलने का, क्या बोलने का? इथिलीन। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल है ना। सेम वे अगर मैं ऐसा लिखता CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो तुम बोलते अच्छा इसका नाम प्रोपीन होना चाहिए था, लेकिन कॉमन नेम बोलेगा इसका नाम प्रोपिलीन होना चाहिए। क्या ये दिमाग में चला गया? एकदम आसान है। यस, काफी इजी है, राइट? कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे रहने देता हूँ, दूसरा हटा देता हूँ। एक एग्जांपल लिख देता हूँ, खिचड़ी नहीं करनी अपने को। अच्छा जैसे कि ये यहाँ पे इथेन लिख देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये ऐसे भी इथेन है और ऐसे भी इथेन है। ठीक है, इथेन हो गया, इथीन का इथिलीन हो गया कॉमन नेम में। और सबसे इंटरेस्टिंग, सपोज ऐसा होता, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इसका नाम है एसिटाइलीन। क्या नाम है? एसिटाइलीन और एसिटिलीन। और एल्काइन में इसका नाम क्या होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, दो कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, क्या नाम रहेगा? दो कार्बन मतलब इथ और ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, तो इथाइन। क्या ये बात समझ में आई? तो पहले तो ये क्लियर कर लेने का अपने दिमाग में, एल्केन એટલે શું થાય? किसी ने ऐसा पूछा एल्केन શું છે, तो क्या बोलने का? एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में क्या है? डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। पहली बात। दूसरी बात, कॉमन नॉमेनक्लेचर में सब एक जैसे है क्या? नहीं भाई, एल्केन नॉर्मल है, IUPAC कॉमन दोनों में सेम है। एल्कीन में कॉमन नेम कैसा होता है? एल्किलीन हो जाता है। एल्काइन में कॉमन नेम कैसा हो जाता है? एसिटिलीन डेरिवेटिव हो जाता है। अब बोलोगे एसिटिलीन समझा, डेरिवेटिव मतलब वो भी समझाता हूं। अभी समझो आपके पास ऐसा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ये आपको ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एल्काइन समझ में आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रहा है, मतलब एल्काइन है, ये तो पक्की बात है। कितने कार्बन है बच्चों? 3 कार्बन, तो ये प्रोपाइन होगा। बोलो हाँ कि ना? 3 कार्बन है मतलब प्रोपाइन होगा। पर कॉमन नेम में इसका नाम कैसा लिखूंगा? तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये ओरिजिनली एसिटिलीन था, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरिजिनली एसिटिलीन था, जिसका एक हाइड्रोजन हटा के एक मिथाइल ग्रुप लगाया है। समझ रहे हो? ऐसा हो गया ना। कैन यू ऑल इमेजिन दैट? फिर से देखो, ओरिजिनली एसिटिलीन था, एक हाइड्रोजन हटाया, एक मिथाइल ग्रुप लगाया। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? तो इसका मतलब कि मिथाइल एसिटिलीन इसको आप बोलोगे। क्या बोलोगे? इजी, मिथाइल एसिटिलीन। ऐसे अगर 4 होता तो आप बोलते इथाइल एसिटिलीन, ऐसा बोल सकते थे। एसिटिलीन के डेरिवेटिव बता दोगे उनको। समझ गया आप बात को? ऐसे सोचना है, ठीक है? इजी। तो ये हुआ फंडा हमारा कॉमन नेम्स का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। एक में सिंगल बॉन्ड, एक में डबल बॉन्ड, एक में ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, ये तो सबको मैंने करवाया भी है पहले। CnH2n+2 CnH2n एंड CnH2n-2। क्या ये जनरल फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है? हमने पूरी लिस्ट लिखी हुई, होमोलॉगस सीरीज लिखी है ना बच्चों, 10 कार्बन्स तक। ओके एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज कैसे होगी? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्कीन्स की कैसे होगी? जल्दी बताओ, चलो सब लोग एक बार फटाफट बोलेंगे। एल्कीन्स की कैसे होगी?
मीथीन होता है क्या, एक कार्बन होता है क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए ना, एक कार्बन तो नहीं हो सकता, तो 2 से चालू करेंगे, कहां से, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन, है ना, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन, वैसे होगा। और एल्काइंस में क्या होगा, जल्दी बोलो, एल्काइंस में एल्काइंस में होगा इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन एक्सेट्रा। कितना इजी, बोलो आकी ना, है ना। तो ये फंडा है अपना पहला। तो हमने एल्केन्स का डेफिनेशन देख लिया, हमको ये देखना है कि भाई उसका जनरल फॉर्मूला है, तो ये आपको पता है CnH2n+2 where n stands for the number of carbon atoms, yes। तो एल्केन का डेफिनेशन और जनरल फॉर्मूला हमने वहां मार्क किया। अगेन इट्स समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस टॉपिक। अभी पेज 239 पे आ जाओ, 239 पेज नंबर 239 पे सब आ गया आपके टेक्स्ट बुक के। वहां पर आपको एल्कीन्स का डेफिनेशन मिलेगा, पहले वो मार्क करो, क्या बोलता है वो देखो। अभी एल्कीन्स आर unsaturated hydrocarbons, yes they are unsaturated, why, because they contain carbon to carbon double bond, how many, अच्छा जरूरी क्या कि एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, नहीं, कैन बी मोर देन वन, कैन बी हैव मोर देन वन, यस बच्चों। तो हियर द की वर्ड इज एटलीस्ट वन, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा अगर 2 डबल बॉन्ड हुए तो क्या हो जाएगा, डाइईन, डाइईन, मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको सिखाया था, 2 डबल बॉन्ड हुए तो डाइईन, 2, 3 डबल बॉन्ड हुए तो ट्राइईन, है कि नहीं, मिनिमम 1 होना चाहिए था, ठीक है, आप बोलेंगे ओके। उसके बाद उसका जनरल फॉर्मूला ऑफ कोर्स CnH2n, यस, है ना। हमने आईयूपीएसी नेम्स उसके पढ़ लिए, ऐसा वो भी बोल रहा है, आपने नहीं पढ़े बट मैंने पढ़ाया ना, आप लोग नहीं पढ़ते हो, टीचर तो पढ़ाता है। तो क्या लिखा है देखो लास्ट लाइन में, यू हैव लर्नड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ एल्कीन्स इन चैप्टर 40, हैव यू लर्नड, डिड आई टीच यू ऑल, यस। एल्काइंस, अब आ जाते हैं पेज 246 पे, एल्काइंस का डेफिनेशन मार्क कर लेंगे, चलो क्या बोलता है वो। एल्काइंस आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी अनसैचुरेटेड है, पर इनकी पहचान क्या है बच्चों, इनकी पहचान है कि इनमें एक ट्रिपल बॉन्ड यानी कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये सब हमने लिख लिया और मार्क कर लिया, ठीक है। तो एवरीबडी इज हियर ऑन द सेम पेज, एवरीबडी, यहां पे हमने मार्क कर लिया डेफिनेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। नाउ आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हमने तीनों के डेफिनेशन देख लिए, जनरल फॉर्मूला देख लिए, अब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो यार देखो, आइसोमर्स में 2 मेजर कैटेगरीज जो हमने की थी वो कौन सी थी बच्चों, याद है सबको। आइसोमर्स में हम लोग पढ़ते हैं कौन से टाइप के 2 कैटेगरीज, 2 मेजर कैटेगरीज, एक था स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो, है ना। तो एल्केन्स में, अगर मैं एल्केन्स की बात कर रहा हूं तो हमें उसमें स्ट्रक्चरल दिखता है, स्टीरियो तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर आपके डायरेक्शनल बॉन्ड्स या फिर डबल बॉन्ड या कायरल कार्बन तो नहीं होते, है ना। तो आइसोमेरिज्म इन एल्केन, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखेगा। क्या ये बात क्लियर हुई, जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है। स्टीरियो में क्या था, ज्योमेट्रिकल था और ऑप्टिकल था, करेक्ट बोल रहा हूं बच्चों। तो जब वहां पर डबल बॉन्ड भी नहीं है, कायरल कार्बन भी नहीं है ऑफ कोर्स, तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। और स्ट्रक्चरल में भी मेटामेरिज्म तो नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि भाई हेटेरो एटम नहीं है, टॉटोमेरिज्म नहीं दिखेगा क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, सबसे सिंपल चीज है भाई। एल्केन में आपको दिखते हैं चुपचाप प्यार से सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म। क्या दिखते हैं एल्केन में, प्योर एल्केन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दिखेगा, चेन, या फिर पोजीशन दिखेगा अगर एल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनकी पोजीशन चेंज होगी तो, है ना। अब यहां पर समझो क्या है, अगर मैं चेन आइसोमर की बात करूं, मैं किसकी, चेन आइसोमर की बात करूं। स्ट्रक्चरल में ये था चेन, जिनको याद नहीं उनके लिए बता दूं, हमने आइसोमर्स किए, आइसोमर में स्ट्रक्चरल टाइप किया। स्ट्रक्चरल में कौन से पढ़ाए थे मैंने आपको, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, टॉटोमर, मेटामर, रिंग चेन, यस, इतने किए थे ना हमने।
उसमें से ये पहले दो जो है ना, चेन और पोजीशन, ये आपको एल्केन्स में दिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? जिनको आइसोमर्स याद नहीं है उनके लिए लेक्चर ऑलरेडी ऐप पे पोस्टेड है, थोड़ी सी मेहनत करो। फोन पे पूरा दिन टाइम पास करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हाँ, शेरशाह देख रहे होगे, शेरशाह देख, है ना। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी को पूछो क्या कर रहा है, सर शेरशाह देख रहा हूं। ठीक है, तो एटलीस्ट शेरशाह छोड़ो फिलहाल के लिए, अच्छी पिक्चर लेकिन मत देखो फिलहाल, लेक्चर देख लो सर का। मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा जितना स्मार्ट नहीं दिखता, मुझे पता है, बट मैं जो पढ़ाऊंगा उससे तुम्हारे नंबर आएंगे एग्जाम में। लेक्चर देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है बच्चों। ओके, सो चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर में अपने पास कौन सी वेराइटीज थी बच्चों? एन आइसो नियो, है ना, वो चेन आइसोमर में आते थे ना, एन आइसो एंड नियो। एन क्या था? स्ट्रेट चेन थी, अनब्रांच्ड। आइसो क्या था? सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। और नियो क्या था? सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ, मीथेन में पॉसिबल है क्या? एक कार्बन में तुम क्या ही ब्रांच बना लोगे? मीथेन में तो एक कार्बन है, कोई ब्रांच बना लोगे? नहीं, तो इसलिए नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने? 0। इथेन में नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने? 0। प्रोपेन में कितने हैं? 0। अब यहां पर कॉम्प्लिकेशन आती है बच्चों को, यहां पर से कॉम्प्लिकेशन चालू होती है। जरा समझाता हूं, बहुत बेसिक चीज समझाने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत बेसिक चीज, बट ये बेसिक चीज आपको कई बार कंफ्यूज कर देती है, इसलिए क्लियर करना जरूरी है। हाँ, देखो ये है प्रोपेन। क्या आप लोगों को उसको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है बच्चों? देखो, ये है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। हाँ सर, 3 कार्बन है, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड। ओके, ये है प्रोपाइल। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बना? प्रोपाइल। बोल रहा हूं, सही है कि नहीं है मेरे प्यारे गधे बच्चों? बोलो सही है कि नहीं है? हाँ, तो ये है प्रोपेन, ये है प्रोपेन, ये है एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल ना, क्योंकि नो ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन, एक हाइड्रोजन कम किया था प्रोपेन में से। और ये क्या था बच्चों? आइसो प्रोपाइल। ये याद है सबको? मैंने क्लियरली पूरा टेबल लिखवाया है, वहां पे स्टार मार्क करके ऐसे बॉक्स करके लिख के दिया है, क्या? ओनली फॉर प्रोपाइल आइसो एंड सेक इज द सेम। अब बच्चे बोलते हैं सर यहां आपने आइसो लिखा है, आइसो मतलब आइसोमेरिज्म है, एन और आइसो दो फॉर्म है, तो आप ऐसा काय को बोल रहे हो इधर कि 0 है? क्या ये समझा सबको स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा हूं? सबको समझ में आया ना? ऐसा लिखा है कि प्रोपेन में 0 आइसोमर है ही नहीं आइसोमर, लेकिन नीचे में स्ट्रक्चर में एन और आइसो लिख रहा हूं। तो भाई मेरे ध्यान से सुनो और देखो, प्रोपेन में आइसोमर नहीं है, प्रोपाइल में है। क्या समझ आई बात? समझ आई कि नहीं आई? प्रोपेन में आइसोमर नहीं है, प्रोपाइल में आइसोमर है। कौन सा? एन और आइसो टाइप का। क्रिस्टल क्लियर हुआ? प्रोपाइल कब कहोगे? जब प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन गायब करोगे। अच्छा, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कब गायब करना है? सर हमको फंक्शनल ग्रुप लगाना है। तो जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो एन प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन अकेला प्रोपेन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अकेला सिंपल सादा एल्केन है, मसाला एल्केन नहीं है, सादा एल्केन है। गंदा जोक मारा मैंने, पता है मुझे, पर सिंपल एल्केन है आपका प्रोपेन। तो क्या आइसोमेरिज्म दिखेगा? आंसर है नहीं, आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा। तो प्रोपेन में आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में दिखेगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई सभी गधे बच्चों को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब कहीं पे ऐसे कोई गड़बड़ नहीं करके आओगे। प्रोपेन और प्रोपाइल में गड़बड़ नहीं करनी है, यानी कि एल्केन और एल्काइल में आपको क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना यार लाइफ में। ठीक है, तो
ब्यूटेन में क्या है भाई, दो पॉसिबिलिटी है। कैसे चेक करके देखते हैं, हम ऐसे थोड़ी मानेंगे, हम तो चेक करेंगे भाई, हमको नहीं है भरोसा, है ना। नंबर ऑफ आइसोमर्स ब्यूटेन में देख लो, कैसे लिखेंगे आप ब्यूटेन में, 1 2 3 4, 4 कार्बन, सिंपल स्ट्रेट चेन, अनब्रांच्ड, यस और नो बच्चों। CH3 CH2 CH2 CH3, ये हुआ ब्यूटेन। ये क्या हो गया, क्या ये भी ब्यूटेन है, चेक करो, 4 कार्बन, सारे सैचुरेटेड बॉन्ड, अरे हाँ की ना, फिर से देखो, CH3 थोड़ा बड़ा बना दूं इस तरह से, अभी भी 4 कार्बन है, हाँ, अभी भी सारे सिंगल बॉन्ड है, सब सैचुरेटेड है, हाँ, सिंपल। इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। इसका IUPAC नेम क्या है, ब्यूटेन का तो ब्यूटेन ही रहेगा ना, इसका IUPAC नेम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC कैसे लिखते हैं अपन गधे बच्चों, कैसे लिखते हैं, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, देखो 3 कार्बन, नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3, ऐसे किया, समझ में आया। आइसोमर दिखे, 2 आइसोमर, एक ब्यूटेन एक आइसोमर, 2 ही दिखे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पेंटेन होता तो चलो पेंटेन बनाएंगे, पेंटेन के 3 आइसोमर बनेंगे। कैसे 3 आइसोमर बनेंगे, चलो देखते हैं। एक तो ऐसा होगा, अभी मैं सिर्फ कार्बन की स्केलेटन बना रहा हूं, स्केलेटन समझते हो ना, सिर्फ कार्बन है ना, हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं। 1 2 3 4 एंड यहाँ पे एक ऐसा, तो 4 कार्बन की चेन, एक ब्रांच, ये भी हो सकता है। फिर 3 कार्बन की चेन और 2 ब्रांच। अब इसमें कोई बच्चा आर्ग्यू करेगा कि सर ऐसे बना दो ना, 4 कार्बन की चेन और यहाँ लगा दो, तो बेटा ये और ये तो सेम हो गया कि नहीं हो गया। देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर आइसोमर पहचानने का क्या तरीका बताया था बच्चों, याद है कि भाई अगर आपका IUPAC नेम सेम आ रहा है तो उसको आप उसको IUPAC नेम सेम आ रहा है तो अलग स्ट्रक्चर नहीं मान सकते। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 बोलूंगा और यहाँ पर 1 2 3 4 बोलूंगा, तो ये एक ही स्ट्रक्चर हो गया ना, 2 पे मिथाइल। देखो 2 पे मिथाइल, क्या ये बात भेजे में गई बच्चों, इजी है, समझ में आ रही बात सबको, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कितने आइसोमर बने मेरे, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 आइसोमर बन गए। सेम वे अगर हेक्सेन होता तो आप बोलते कितने बन रहे हैं, चलो हेक्सेन के आप बताओ। तो हेक्सेन की पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की पहले तो स्ट्रेट चेन, ठीक है, आप बोलोगे ओके सर। फिर 1 2 3 4 और 5 सेकंड नंबर पे कार्बन, फिर 1 2 3 4 एंड 5 फिर थर्ड नंबर पे कार्बन। अभी भी सही है, एक 2 मिथाइल पेंटेन है, एक 3 मिथाइल पेंटेन है। क्या ये बात समझ पा रहे बच्चे सब लोग, देखो फिर से 2, ये पेंटेन 5 कार्बन की चेन, ये 3 पे मिथाइल, ये 5 कार्बन की चेन, ये 2 पे मिथाइल। कॉम्बिनेशन बहुत इजीली आपको देखना है, देखो यार 6 कार्बन दिए, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, पहले 6 कार्बन की चेन बना लो, या फिर उसके बाद 5+1 ऐसे कर लो, फिर उसमें पोजीशन चेंज करके देखो, कितना मजेदार काम है, एकदम इजी काम है, देख रहे हो आप। फिर क्या है आपका, अच्छा 5 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है, आप बोलोगे सर इसको यहाँ शिफ्ट करके देखें क्या, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये वापस 2 पे आ गया, बोलो हाँ की ना। तो ये 2 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ड्रॉ कर रहे है ना, अपन लॉजिकल अप्रोच ले रहे बच्चों। फिर क्या करेंगे, 4 कार्बन की चेन लेंगे, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है सर 4 कार्बन की चेन, यहाँ पे 2 ले लो। अगर ये दोनों को इधर शिफ्ट करूंगा तो भी 2 ही रहेगा, दोनों को ये बाजू शिफ्ट करूंगा तो भी 2 रहेगा। पर क्या 4 कार्बन की चेन में 2 3 बन सकता है, हाँ, एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो, है कि नहीं, ये हुई ना बात। कितने बने बताओ, गिनो कितने दिख रहे हैं आपको, है ना, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्या और पॉसिबिलिटीज आप लोगों को दिख रही है बच्चों यहाँ पे, नो, राइट। तो देखो अब आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने ब्यूटेन के कितने बनाए 2, मैंने पेंटेन की कितनी वैरायटी बनाई 3, मैंने हेक्सेन की कितनी वैरायटी बनाई 5। क्या ये भेजे में चला गया, बोलो हाँ की ना, एवरीबॉडी, है ना, इजी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला, अच्छा कि जब आइसोमेरिज्म हो रहा है तो एल्केन में ज्यादा करके तो चेन आइसोमर दिखेगा, पहली बात। अच्छा मैंने पोजीशन क्यों बोला, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो ये मिथाइल ग्रुप थे ना,
उसकी पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं ना अपन कहीं कहीं, जैसे कि यहाँ पे है ये पोजीशन है, जैसे ये 2 और 3 ये पोजीशन हो गया ना, है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, राइट? डेकेन अगर मैं 10 कार्बन लेता हूँ ना तो 74 आइसोमर्स दिखते हैं, 72 या 74 मैंने काउंट मतलब बनाया, एक बार देख लेना कंफर्म करके, अगर चाहिए तो ड्रॉ करके देख लेना, 74 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकलेंगी। तो उस तरह से आपके आइसोमर्स बनते हैं किसके? एल्केन्स के बच्चों, राइट? अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एल्केन्स में, ये एक अलग नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमने बिल्कुल बात नहीं करी थी बेसिक्स में। ये है कॉन्फॉर्मर्स या कॉन्फॉर्मेशंस। क्या है? कॉन्फॉर्मर्स या फिर कॉन्फॉर्मेशंस। अच्छा, हमने आइसोमर्स में आइसोमर्स, मेटामर्स, टोटोमर, ये मर वो मर सब मर गए, ठीक है? सब टाइप के मरने देख लिया हमने, मर मर मर, है ना? ये एक नया है कॉन्फॉर्मर। इसका मतलब क्या है जरा थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और इसको मैं एक अलग पूरा सेशन लेके स्टार्ट टू एंड आपको पढ़ाऊंगा। ये इसमें आज नहीं करेंगे अपन, आज अपन इसके आगे का पार्ट करेंगे, पर कॉन्फॉर्मेशंस के लिए एक अलग पूरा सेशन लूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, बट बता देता हूं, एक आइडिया दे देता हूं। देखो, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्केन में कार्बन टू कार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, सही है बच्चों? क्या मैंने आपको ये बात क्लियर बताई थी कि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड ऐसे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना? और एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या होता है? ऐसा होता है ना, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऐसा होता है ना, वर्टिकल ओवरलैप, हॉरिजॉन्टल ओवरलैप, वर्टिकल ओवरलैप। क्या ये पढ़ा है मैंने आपको? है ना? है ना? अच्छा, और सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन इज अलाउड। क्या हमने ये किया था? सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन इज अलाउड। इसलिए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिखाते वक्त मैंने कहा था ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी दिखता है जहां पे रोटेशन नहीं हो सकती। वहां पे ये वर्ड भी हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, या जहां पे रोटेशन नहीं होती वहां ज्योमेट्रिक होता है। अच्छा, तो उससे हमें क्या समझ में आया कि एल्केन्स में क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है इसलिए रोटेशन अलाउड है। इतना समझ में आया बेसिक आइडिया? क्या बोला मैंने? एल्केन्स में सिग्मा बॉन्ड है इसलिए रोटेशन अलाउड है। आप बोलोगे हाँ सही बात है सर, और रोटेशन की वजह से जो नया स्ट्रक्चर बनता है ना, रोटेशन की वजह से जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। क्या इसमें मैं कार्बन की अरेंजमेंट बदल रहा हूं, कार्बन के एटम्स को यहां से वहां लेके जा रहा हूं? नहीं। उनकी पोजीशन बदल रहा हूं? नहीं। चेन की लेंथ बदल रहा हूं? नहीं। तो इसलिए इसको आइसोमर्स में नहीं पढ़ा अपन ने, इसको आइसोमर्स में गिनते ही नहीं, ये अलग ही है पूरा कैटेगरी, है कॉन्फॉर्मर्स है। इसको अपन अलग से डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो कॉन्फॉर्मर्स एक अलग फंडा हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सीधा प्रेपरेशंस कि एल्केन भाई कैसे बनाने। चलो, एल्केन के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया कि भाई सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, CnH2n+2 है, सब कुछ है, ठीक है? कैसे बनाने? तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो हम उसकी सबसे पहले उसके नॉमेनक्लेचर, फिर उसकी IUPAC मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है, जनरल स्ट्रक्चर, फॉर्मूला वगैरह वो, और उसके बाद उसके MOPs, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस, ऐसे कैटेगरीज में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा क्या? MOPs ऑफ एल्केन, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है? चलो समझो, सबसे पहला क्या है? इंडस्ट्रियल लेवल पे एल्केन कैसे बनाया जाता है? तो इंडस्ट्रियल लेवल पे एल्केन इज मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। किससे बनता है? क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम। व्हाट इज पेट्रोलियम? मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये वर्ड सबने सुना है ना? किसके पास सबसे ज्यादा है ना? किसी बच्चे को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन ये जरूर पता होता है सर वो गल्फ वालों के पास बहुत है, दुबई कुवैत वालों के पास तेल के कुएं, है ना? क्या होता है ये जरा समझते हैं, ठीक है? ये बहुत बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए, इसकी पूरी हिस्ट्री है। क्या पेट्रोलियम इनफैक्ट कम्स फ्रॉम द 2 वर्ड्स, पेट्रो विच मीन्स रॉक, है ना, एंड ओलियम विच मीन्स
नाम कहाँ से आया देखो ना, नाम से पता चलेगा। ऑयल, हिंदी में घासलेट, घासलेट बोलते अपन केरोसिन को, शुद्ध हिंदी में उसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। समझ रहे हो कहां से आया? पेट्रोलियम, रॉक का ऑयल। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में ना जब फॉसिल मतलब कि जब जमीन खोदते थे, अभी भी इनफैक्ट मेजॉरिटी प्लेसेस में जमीन खोद के निकाला जाता है ना पेट्रोलियम, राइट, इसलिए उसका नाम पेट्रोलियम है। खैर ये कैसे बना? तो यार जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिक मैटर हजारों करोड़ों साल पहले का जो ऑर्गेनिक मैटर था ना, यानी कि हमारे से हजारों लाखों साल पहले जो ऑर्गेनिजम्स रहते थे अर्थ पे, जब वो मर गए तो उनकी जो बॉडीज थी वो दफन हो गई अर्थ में, एंड वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड हो के क्या बन गया? ये बन गया नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, फ्यूल बन गया बेसिकली। अभी पेट्रोलियम ये वर्ड है ना, इसमें बहुत कुछ आता है। आप क्या क्या निकाल सकते हो पेट्रोलियम से? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, केरोसिन, है ना, ये सारी चीजें, इवन टार, कोल टार, है ना, जो अपन डांबर बोलते हैं ना, रोड पे डालते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देयर आर वेरियस मेथड्स, वो अपने को मेथड्स में नहीं जाना है। इन शॉर्ट व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट वन लाइन यू हैव टू मार्क। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, सो दैट यू डोंट फील लॉस्ट। मैंने समझाया, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ एक लाइन मार्क कर लीजिए। क्रूड पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल and natural gas are the natural sources of alkanes, right? Crude oil collects in dome shaped cavities under the earth's surface which we call oil well. वही ना, दुबई में शेख साहब के पास तेल के कुएं हैं, ये वही है ऑयल वेल, तेल के कुएं, ठीक है। एंड एल्केन्स को कैसे बनाया जाता है? Alkanes are obtained by fractional distillation of crude oil. Fractional distillation is a method जिससे हम लोग क्रूड ऑयल में से एल्केन एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन सा मेथड है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये वाला जो लाइन है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सीईटी वाले बच्चों के लिए, ये आप मार्क करके रखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके तो अब आ जाते हैं एक्चुअल मेथड्स पे। तो ये तो इंडस्ट्रियल मेथड हो गया वैसे पहले वाला। अब आते हैं लैब में भाई कैसे बनता है, हमारे लेबोरेटरीज में कैसे बनता है। सबसे पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत इजी, बहुत सिंपल। क्या करना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है और उसमें से एल्केन बनाना है। अब इसका जरा मतलब समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। चलो एक फंडा समझो, आपके पास है इथीन। आपके पास क्या है? इथीन। क्या बनाने निकले हो आप? एल्केन बना रहे हो ना, यानी क्या बनाना है आपको? इथेन। सही है, इथीन से इथेन बनाने का है। इथीन का फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथेन का क्या है? तो थोड़ा दिमाग लगा लो और बताओ कि कैसे करेंगे कन्वर्जन। दोनों में फर्क कितना है बच्चों? सिर्फ 2 हाइड्रोजन आ गया तो अपना काम हो गया। वेरी गुड, सही है ना। तो अपने को क्या करना है? अपने को इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना है। क्या करना है? 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना है। क्या हम बोल सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? रिएक्शंस आप लोग स्कूल लेवल तक आपको डिफिकल्ट लगते थे। ज्यादातर बच्चे जो आते हैं केमिस्ट्री पढ़ने को क्या सबसे पहले बोलते हैं, जो 11th में अभी केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं साइंस में, सबसे पहला सर रिएक्शन याद नहीं रहते बेटा, क्योंकि तू रट्टा मार रहा था। रट्टा नहीं मारेंगे अपन, हर एक चीज को लॉजिकली समझेंगे। क्या है? ये रहा रिएक्टेंट, ये बनाने का है। तुमको क्वेश्चन में दिया है ना कि इथीन से इथेन बनाओ, ये दिया है ना, इसलिए अभी समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं कि पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ कैन यू इजीली इमीडिएटली जज कि अरे हाँ इसमें तो हाइड्रोजन डालना पड़ेगा यार। क्या तुमको रटने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, सिंपल है ना, राइट। अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो इथीन गैस है, इथीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो तुम कैसे गैस ला के ऐसे रिएक्ट कर लोगे? क्या उड़ नहीं जाएगी? है ना, ठीक है। अब क्या ऐसे प्रैक्टिकल तो है नहीं कि अच्छा ये लिया पानी, ये लिया नमक, ये लो डाल दिया और रिएक्शन हो गया, ऐसे तो होता नहीं है ना बच्चों। तो गैसियस रिएक्टेंट से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना इजी तो होगा नहीं कि अच्छा लिया। हाँ जो
रिएक्टेंट्स है वो हमको पता चल गया, प्रोडक्ट क्या बनने वाला वो भी पता चल गया, बट कंडीशंस क्या है रिएक्शन की वो समझनी अभी। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे? हाउ विल वी मेक दिस रिएक्शन पॉसिबल, दैट इज द आइडिया। तो गैसेस है भाई, तो गैसेस को एक जगह पे अपने को जमा करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए क्या करना है, मतलब गैस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी एक जगह पे, ताकि एवरीथिंग कलेक्ट्स इन वन प्लेस एंड देन द रिएक्शन हैपेंस, अदरवाइज द गैस विल जस्ट कीप डिफ्यूजिंग, वो उड़ जाएगी। तो क्या करना है उसके लिए, अपने को प्लैटिनम Pt और पैलेडियम दैट इज Pd, समझो, प्लैटिनम और पैलेडियम है ना, ये मेटल यूज करना है। क्या ये मेटल्स के नाम सुने आप लोगों ने? प्लैटिनम पैलेडियम, या तो प्लैटिनम पैलेडियम यूज करो, बट प्रॉब्लम क्या है प्लैटिनम पैलेडियम की, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे आते हैं प्लैटिनम इज ट्वाइस द रेट ऑफ गोल्ड, सोने से भी डबल भाव में मिलता है प्लैटिनम, पता है ना आप लोग को। तो वो तो पता चला केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करने गए, चोरी करके आ गए, प्लैटिनम यूज कर, है बोले अरे मजे आ गए, चलो आज केमिस्ट्री लैब चलते, सारे बच्चे केमिस्ट्री लैब जा रहे, क्यों? प्लैटिनम रखा हुआ है ना, वैसा हो गया। तो प्लैटिनम भाई बोलने के लिए अच्छा है, ठीक है, बट बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने क्या किया, हमने ऑल्टरनेटिव निकाला। क्या निकाला? निकल। क्या निकाला? निकल। लेकिन प्लैटिनम पैलेडियम अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं ऐसे रिएक्शन में, दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। निकल उससे थोड़ा कम है, तो इसलिए निकल को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? मेरे कहने का मतलब ये कि इफ आई एम यूजिंग प्लैटिनम पैलेडियम आई डोंट नीड टू हीट। सिंपल भाषा में प्लैटिनम पैलेडियम यूज कर रहा हूं तो हीट की जरूरत नहीं है, लेकिन निकल यूज कर रहा हूं तो हीटिंग की जरूरत है। आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सारे ऑप्शन बता रहा हूं। या तो आप प्लैटिनम पैलेडियम लिखोगे, दोनों में से एक, या तो निकल प्लस हीट लिखोगे। ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा है? निकल प्लस हीट। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब आपको बहुत इजी लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है क्या। देखो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। अब ये वर्ड समझो, हाइड्रोजिनेशन काय को भाई, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड किया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ बच्चे इसमें तुरंत आर्ग्यू करेंगे क्योंकि अभी रेडॉक्स नया नया सीख के आया ना, अंदर से आ रहा है, अरे सर हाइड्रोजन ऐड किया, रिडक्शन काय को नहीं बोल रहे हो? दिमाग में आया? सर हाइड्रोजन ऐड किया ना, सर रिडक्शन काय को नहीं बोल रहे हो आप? क्योंकि भाई वहां पर ये डिफरेंस है। जब आप हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड कर रहे हो ना, ये मॉलिक्यूल, मैं हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर यानी गैसियस फॉर्म में ऐड कर रहा हूं, तो मैं हाइड्रोजिनेशन वर्ड यूज करूंगा। क्या आप रिडक्शन वर्ड यूज करते तो गलत होता क्या? नहीं, टेक्निकली आप सही होते, रिडक्शन भी होता है ना, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है सर, सही बात है, लेकिन ज्यादा सही वर्ड क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजिनेशन है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता ना, मैं हाइड्रोजन ऐसा एक हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं तो मैं रिडक्शन बोलता। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं हर छोटी छोटी चीज आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपकी बेसिक डगमग ना हो जाए। तो कैटालिटिक वर्ड से क्या पता चलेगा भाई? कैटलिस्ट डाल रहे हैं ना, क्या डाला हमने बताओ? प्लैटिनम या तो पैलेडियम या तो निकल, बरोबर है ना? तो कैटलिस्ट डाला, तो कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यानी H2 डाला है ऑफ एल्कीन्स या एल्काइन, क्योंकि भाई अनसैचुरेटेड यूज कर रहे थे। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एल्कीन होगा तो कितने हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे? 1 मोल H2, 1 मोल हाइड्रोजन। और एल्काइन होगा तो कितने डालने पड़ेंगे? 4 हाइड्रोजन ना, यानी कि 2 मोल H2। यस और नो बच्चों? जिनको नहीं समझा उनके लिए, अगर ये एल्काइन होता, अगर ये एल्काइन होता कितने हाइड्रोजन डालते बच्चों? 2H2, 2 मोल, मतलब टोटल 4 एटम, लेकिन 2 मोल ना, 2H2, बस ये तो वो बोल रहा है कि नहीं? कितना इजी रिएक्शन है, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड पाउडर ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, या फिर फाइनली डिवाइडेड निकल एट हाई टेम्परेचर। क्या ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी? प्लैटिनम पैलेडियम रूम टेम्परेचर पे, मतलब क्योंकि अच्छा, आप बच्चे ये सोच रहे होंगे क्यों प्लैटिनम पैलेडियम काय को डाला, निकल काय को क्यों चाहिए? ये लिखा नहीं है बुक में, बट मेरा काम है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो,
प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, निकल हो गया, ये सब अच्छे स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, बरोबर है बच्चों। दीज आर ऑल एडजॉर्बेंट मटेरियल्स। कैसे मटेरियल है ये, कैसे है, एडजॉर्बेंट मटेरियल। अब आप बोलोगे सर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, एब्जॉर्ब होता है, एडजॉर्ब क्या होता है? तो आपने अभी तक बचपन से एब्जॉर्ब ये सुना है, एब्जॉर्ब सबने सुना है ना, जैसे कपड़ा रखा वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, स्पॉन्ज रखा वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है ना। ये नया वर्ड है आपके लिए, क्या, एडजॉर्ब। समझ रहे हो? एडजॉर्ब का मतलब क्या है कि कोई चीज है, कोई मटेरियल है जिसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं, गैस या लिक्विड जो भी हमको चाहिए ना, वो आके इसके सरफेस पे ऐसा चिपक जाता है। क्या हो जाता है? गैस है, अभी समझो एक चेंबर है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, मेरे को चाहिए सारी हाइड्रोजन गैस एक जगह कलेक्ट हो जाए, तो मैं प्लैटिनम या पैलेडियम रखूंगा तो क्या होगा, सारी की सारी हाइड्रोजन गैस आके उसके ऊपर क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो क्या एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गई गैस? बोलो हाँ कि ना। मुझे रिएक्शन कराना है ना, मुझे एक जगह रखनी है ना, अगर उड़ रही है तो मेरा रिएक्शन नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? तो उसीलिए ये एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट का मतलब वो मटेरियल जिसके सरफेस पे चीजें आके फटाक से चिपक सकती है। क्या उसके अंदर तक घुसती है? क्या अंदर तक जाती है? नहीं, सिर्फ सरफेस पे रहती है। तो अभी से आप लोगों को एक नया वर्ड सीखने मिला कि अच्छा, जैसे ये कपड़ा है, अगर मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया तो पानी अंदर तक चला जाता है, तो वो एब्जॉर्ब बी। लेकिन अगर सरफेस पे रहेगा तो एडजॉर्ब। क्या ये बात समझ में आई? क्या रोल समझ में आया? प्लैटिनम पैलेडियम क्यों डाला था? अच्छा, प्लैटिनम पैलेडियम ज्यादा अच्छे एडजॉर्बेंट है कि निकल? प्लैटिनम पैलेडियम ज्यादा अच्छे एडजॉर्बेंट है, मतलब उनको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन निकल है एडजॉर्बेंट, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अपने को सस्ता पड़ता है, प्रैक्टिकल है, तो अपन उसको थोड़ा गर्म करके यूज कर लेंगे, थोड़ा हीट करके यूज कर लेंगे। बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ये सारी चीजें यहां दी नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने में, याद रखने में हेल्प करती है। आप बोलेंगे ठीक है सर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया, ये रहा आपका इथीन प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ऐसे सिखाता हूं एकदम छोटे बच्चों की तरह, इजीली याद रहेगा। देखो क्या करने का, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H को जोड़ो। कैसे याद रखेंगे? देखो क्या बोला मैंने, पाई बॉन्ड को तोड़ो, H2 था ना, आजू बाजू H को जोड़ो, बन गया आंसर। कोई आप में गलती करने का स्कोप ही नहीं है अभी, है कि नहीं? चलो ये भी लिख के लेंगे सब लोग फटाफट एग्जांपल्स के साथ। आप क्या करोगे, अपनी बुक में एक हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालेंगे? देखो, नंबर 1, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू एल्केन। ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 है। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर ये रहे आपके एग्जाम्पल्स, ये रहे आपके एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। इस तरह से आपके ढंग के नोट्स बनने चाहिए पूरे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H को जोड़ो, और वापस फिर से पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H को जोड़ो। तो 2 बार किया ना, 2 बार पाई बॉन्ड को तोड़ा और H को जोड़ा, तो क्या बन गया, वापस से एल्केन बन गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? परफेक्ट, गुड। इसका कॉमन नेम एसिटिलीन, IUPAC इथाइन, दिस इज इथाइन। परफेक्ट। इस तरह से है ना। बाय द वे अगेन फॉर CET स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, ये एक नेम रिएक्शन भी है, इसका नाम सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन है। सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना, पर वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है आपको,
इतना आप जान लो बहुत है। एल्केन से बनाया, एल्कीन से बनाया, सॉरी एल्कीन से बनाया, एल्काइन से बनाया। एल्कीन से ऐसा, प्लेटिनम पैलेडियम होगा तो रूम टेम्परेचर, या निकल होगा तो हाई टेम्परेचर, उससे इथेन बना दिया। आपका सवाल है सर क्या हमको ये हाइड्रोजन अलग अलग लिखना पड़ेगा? नहीं भाई, जैसे मैंने लिखा है बहुत है, दिस इज मोर देन इनफ। यू डोंट नीड टू राइट ऐसा स्टूपिड जैसा एक एक हाइड्रोजन अलग करके, हाँ वो बकवास है। ठीक है बच्चों, इतने भी आप कोई बेवकूफ नहीं हो कि आपको एक एक वो लिखना पड़े। अच्छा, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या आपने नोटिस की? हमारी लेजेंडरी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, स्पेलिंग मिस्टेक तो हर पेज में होनी चाहिए। इथाइन नाम है, चेंज कर लेना भाई। ये देखो कैसा कंफ्यूज करते हैं, कोई नया बच्चा पहली बार पढ़ रहा है 11th का पहला सेकंड चैप्टर, जिसको नहीं पता, वो इथाइन बोला सर ये क्या है? वो 3 इडियट्स का मीम नहीं आता, अरे कहना क्या चाहते हो, वो नहीं पूछता आबिर खान को सर वो बोलेगा इथाइन कहना चाह रहे हो कि इथीन कहना चाह रहे हो, मिक्स क्यों कर दिया दोनों? आई इन, देख रहे हो लेजेंड लोग, क्या लेजेंड लोग है ये लोग यार। प्लीज इसको कैंसिल करो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, है ना। योर टेक्स्ट बुक शुड कम विद मीम्स ना, जहां पे मिस्टेक हो ना वहां पे मीम होना चाहिए। कहना क्या चाहते हो भाई, हाँ ठीक है। सो दैट वाज योर पहला वाला, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाना। क्रिस्टल क्लियर है ये, कोई टेंशन नहीं है। चलो सेकेंड वाला, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हमने फंक्शनल ग्रुप देखे हुए ऑलरेडी, हमको पता ही है फंक्शनल ग्रुप, हमको पता है एल्काइल हैलाइड, है ना। वो अलग बात है कि आप लोग रिवाइज नहीं करते हो, तो मेरे को बताना पड़ेगा फिर से। देखो एल्काइल हैलाइड, RX, R क्या है? एल्काइल ग्रुप, X क्या है? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन कौन से होते हैं बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन भी होता है बट वो रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ देते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, कैसे याद करने बोला था? फर्स्ट क्लास बिरयानी I ate, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अच्छा, रिडक्शन करना है एल्काइल हैलाइड्स का। अब आपको फर्क समझ में आएगा। मैंने यहां पर क्या क्लियर की थी बात आपको, मैंने कहा था जब आप H2 ऐड कर रहे हो तो आप हाइड्रोजिनेशन कहोगे, देखो। और मैंने ये क्लियरली कहा था कि जब आप H ऐड कर रहे हो तब आप रिडक्शन कहोगे। क्या ये बात मैंने अभी क्लियर की थी 5 मिनट पहले? क्या ये आपको और अच्छे से समझ में आ गई ये देख के, है ना। तो रिडक्शन करना है एल्काइल हैलाइड्स का। अच्छा, थोड़ा कॉमन सेंस, रिडक्शन करना है तो क्या लगेगा सर? रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा ऑब्वियसली, है ना। रिडक्शन करना है तो क्या लगेगा सर? बोला आप सर क्या लेजेंड हो सर आप, मतलब आपने आज ऐसी बात बता दी जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी कि रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लगता है। सच्ची? हाँ हाँ यार, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लगता है। देखा कितना नॉलेज दिया मैंने आपको। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या लगता होगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको ऑक्सीडेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती होगी बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती होगी। बोलो सर आज तो आप मतलब फॉर्म में हो सर आप, क्या क्या बातें ऐसे आप बता रहे हो, है ना, गोचू जैसी, है ना। रिड्यूस ऑब्वियसली यार, रिडक्शन के लिए क्या चाहिए अपने को? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए बच्चों। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है अच्छा मेटल प्लस अच्छा एसिड। क्या याद रखेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या यहां पर जिंक विद HCl ऐसा दिया है? बरोबर बोल रहा हूं, यहां पर जिंक विद HCl दिया हुआ है ऑब्वियसली। तो जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा और आपको हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। देखो यहां पे समझो, यहां पर मिथाइल आयोडाइड है, क्या ये एक एल्काइल हैलाइड है? हाँ, मिथाइल आयोडाइड, एल्काइल हैलाइड। ओके, उसको किससे रिएक्ट किया? 2 हाइड्रोजन। किसने दिए 2 हाइड्रोजन? भाई जिंक इन HCl। क्या ये समझ में आ रहा है क्यों लिखा है ऐसा एरो पे? तो एल्केन प्लस HI बना। अब ये बच्चों को नहीं समझता तो मैं आपको फिर से डिटेल में समझाऊंगा। तो यहां पर क्या था, सीधा एग्जांपल लिखो पहला, CH3I प्लस 2H। अच्छा, मैंने H2 नहीं लिखा है, नोट करना, फिर से मैंने बताया ना रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन में फर्क। H2 नहीं लिखा है। तो 2 हाइड्रोजन है, कितने हैं? 2 अलग अलग हाइड्रोजन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन है। अगेन करना क्या है? RX बॉन्ड को तोड़ो, CI बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो। देखो क्या बन गया, कितना इजी है यार। और मेरा जो बताया हुआ तरीका, ये जो छोटे बच्चों की तरह मैं बता रहा हूं ना, ये बॉन्ड को तोड़ो, इसको जोड़ो, तुमको 2 हाइड्रोजन मिले थे।
तुमने सी और आई के बॉन्ड को तोड़ा, आजू बाजू एच को जोड़ा, देखो प्रोडक्ट मिल गए कि नहीं मिल गए, चेक करो। अब लोग यहाँ सर ये रहा CH3 और H, क्या हुआ मीथेन, और ये क्या है HI। चेक करो आपके टेक्स्ट बुक में यही दिया है कि नहीं दिया है, सही है ना बच्चों। बस ऐसे तो याद करना है यार, रटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं है अपने को, रट्टा अपन मारते ही नहीं बॉस। बहुत कम ऐसे केमिस्ट्री में 10% चीजें होती होंगी जो रटनी होती है, बस 90% चीजें अपने को समझनी है ना। यहाँ पर जिंक प्लस HCl का कॉम्बिनेशन। अब ये जिंक प्लस HCl का जरा रोल समझा देता हूँ। देखो ये मेटल है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा ना भाई, ZnCl2, उसको तो शौक है सॉल्ट बनाने का, तो 2 मोल एसिड चाहिए होगा इसको, और ZnCl2 बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन को बाहर फेंकेगा। क्यों? क्योंकि यार हाइड्रोजन को रिप्लेस करना ही मेटल का काम है। इसलिए समझा मैंने ऐसा क्यों बोला कि कोई भी स्ट्रॉन्ग मेटल विद स्ट्रॉन्ग एसिड दिया रहेगा तो मजे ही आ जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट में। तो इसके अलावा अगर मैं तुमको ये चेंज करके दे देता, मैं बोलता सोडियम इन HCl, तो भी आप बोलते हाँ ठीक है ना, NaCl+H, ठीक है। तो क्या मैं अगर मेटल चेंज कर देता तो आप कंफ्यूज हो जाते थे क्या? नहीं, है ना। तो एसिड प्लस मेटल इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट कॉम्बिनेशन, ये दिमाग में बिठा लेना, आगे आपको बहुत काम आएगा, बेसिक आइडिया। ये बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है। सेम वे देखो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड दिया है तो उससे क्या बनेगा, इथेन प्लस HBr। क्या ये बात अभी दिमाग में चली गई? इथाइल ब्रोमाइड अगर पहचानने नहीं आ रहा आपको अभी तक तो फिर गड़बड़ है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज आई नो फॉर श्योर देयर आर स्टूडेंट्स जो अभी इथाइल ब्रोमाइड को देख के भी सोच रहे होंगे अच्छा ये इथाइल ब्रोमाइड है क्या, अच्छा, तो फिर आपसे कुछ नहीं होगा। ये आपको एकदम पक्का होना चाहिए, मतलब आप कंपाउंड देखो और नाम पता होना चाहिए। अच्छा, इसका कॉमन नेम IUPAC नेम क्या होगा, ब्रोमो इथेन। कॉमन नेम क्या, इथाइल ब्रोमाइड। कैटेगरी क्या है, एल्काइल हैलाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या है, हैलोजन। ये चीजें सोचनी नहीं पड़नी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस चाहिए इन चीजों, तब जाके आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही से बैठेगी। नहीं तो आप लास्ट तक, ट्रस्ट मी आई नो सच स्टूडेंट्स, 12वीं का एग्जाम आ गया, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं ना, फिर भी उनको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पूछ लो ये एल्डिहाइड है कि एसिड है, तो ऐसा सोचते हैं, अच्छा C⋅OH, अच्छा। तो ऐसे बच्चा थोड़ी पास होगा यार, और वो डिजर्व भी नहीं करता पास होना, सही है ना, गलत थोड़ी बोल रहा हूं। जब जो 2 साल में यही नहीं कर पा रहा है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है फंक्शनल ग्रुप या नाम नहीं बता पा रहा है, तो फिर उसको कैसे ही आप पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये देख लेना जरा। तो अभी ये सेशन में अपन यहां तक कंप्लीट कर रहे हैं, अगले सेशन में अपन एल्केन्स पूरा उड़ा डालेंगे। कौन सा, मतलब बाकी के एमओपीज 1-2 ही बचे हुए, एमओपीज खत्म करेंगे एंड विल डू फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है बच्चों।